चाहे देवबंदी हो, चाहे मुरादाबादी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे कुरैशी हो, किसी भी फिरके के हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, जब इस्लाम की बात आती है, जब कुरान की बात आती है, जब अल्लाह ताला की बात आती है, जब मोहम्मद साहब की बात आती है, तो अंततः गत्वा प्रत्येक मुसलमान चांद सितारे वाले झंडे के नीचे खड़ा हो जाता है। लेकिन एक साथ आने में खराबी क्या है सर? अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो उसमें खराबी क्या है? यही बात तो योगी जी ने कहा है, यही बात योगी जी मैं कह रहा हूं एक साथ आने में, किसी को भी एक साथ आने में क्या खराबी है? देखिए वो उनके आराध्य हैं, बिल्कुल, वो अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं, हम अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भारत के राजनेताओं को, भारत के लोगों को योगी जी के बयान से परहेज क्यों है? ये बात तो इस्लाम के लोग सब फॉलो करते हैं, उस पर क्यों नहीं किसी को आपत्ति होती? नहीं, मैं कह रहा हूं किसी को होती है आपत्ति, किसी को नहीं होती आपत्ति। नहीं, किसी राजनेता को नहीं होती। तो वही तो मैं कह रहा हूं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। अगर रिजवी साहब, एक कहना है रिजवी साहब ऑन एयर आल्सो, मैं आ रहा हूं, कमिंग टू इन 30 सेकंड्स। अगर सब एक साथ हैं, एका में तो बल है ना, अगर सब एक साथ है तो इसमें कोई खराबी है? सबके आराध्य, आपके हो, मेरे हो, सब किसी के सबके आराध्य कहते हैं भाई एक साथ रहो, खुशी खुशी रहो। के नाम पे एक तक कौन सी बात आ गई? जब हमारा देश गुलाम था जी, तो उस वक्त क्या जरूरत थी कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं? तो उस वक्त एकता का तो नारा दिया गया, एकता में बल, बिल्कुल, वंदे मातरम सब एक साथ नारा दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, और सब एक साथ आए, बिल्कुल आए, एकजुट हुए। वहां तो कोई नहीं था, और आपने देखा कि उसका नतीजा ये हुआ कि गुलामी से हमें आजादी मिली, और अंग्रेजों जो है वो भागने में मजबूर हो गए। तो इसलिए देखिए कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बात ये है ना कि योगी जी जो कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। और वो जब इक़्तिदार में बैठे हैं, वो किसी पार्टी के लीडर नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसके वो मुखिया हैं। तो इसलिए उनको तो एकता की बात करनी चाहिए, लेकिन मजहबी एकता नहीं कि जैसे इन्होंने कहा कि साहब मुसलमान एक हो जाते हैं, उन्होंने नहीं, हमें अच्छी बात है, एक होने में क्या खराबी है? कुछ दिक्कत नहीं, आइए एक हो जाएं और देश को हम बहुत आगे ले जाएं, बहुत आगे। अभी हम चांद पर गए हैं, चांद पे जिंदगी तलाश करें, लेकिन अगर एकता इसलिए कराई जा रही है कि हम पाताल तक जाएंगे, हम हर चीज को खोद डालेंगे और हम मार काट की बात करेंगे, तो ये एकता ना तो इधर अच्छी है ना तो वो उधर अच्छी है। एकता हो देश के विकास के लिए, एकता हो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, एकता हो मानवता के लिए, एकता हो अहिंसा परमो धर्म के लिए। अगर ये एकता होती है तो कोई बुराई नहीं। मैम मीनाक्षी जी, लेकिन योगी जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि एकता इस चीज के लिए या इस चीज के लिए नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एकता रहे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही तो कहा। ऐसा कोई चीज सामने, ऐसा कोई विषय सामने नहीं रखा कि इस विषय में बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई खराब टिप्पणी उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने सीधी बात कही है कि हिंदू केवल हिंदू रहे, कोई अन्य अलग अलग वर्ग में ना बटे, नाई, तेली, धोबी, इस अलग अलग वर्गों में ना बटे। वो जो जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, ताकि एकता बनी रहे। प्लीज कंप्लीट कीजिए, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अभी मैं राजनेताओं के पास गया नहीं हूं, मैं क्योंकि स्टूडियो में आप लोग, मैं आपके साथ हूं, मैं अभी राजनेताओं के पास आ रहा हूं। भाटी जी को बहुत कुछ बोलना होगा, प्रेम शुक्ला जी को बोलना है, मैं आ रहा हूं, आदिल हसन साहब, सरवर साहब, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करी थी, प्लीज बोलिए। जी जी जी, मैं यही कह रही हूं कि नाई होना, तेली होना, धोबी होना, सुनार होना, लोहार होना, ये सब एक मनुष्य के व्यवसाय का भाग है, ना कि किसी की जाति है, ना कि किसी का वर्ग है। हम सब मानव है और हमारा धर्म है मानव धर्म। तो वही बात योगी जी ने अपने एंड से कही कि अगर हम अलग अलग वर्गों में बटे, अगर हम अलग अलग कास्ट में बटे तो हम कटेंगे ही कटेंगे, यही बात उन्होंने कही है। तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि किसी अन्य विषय में उन्होंने कहा है। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, नहीं जरा खुल के बात हो जाए। टिप्पणी मुसलमानों पे है ही नहीं, टिप्पणी उन राजनेताओं पे है, तो आप जानबूझ के ले। हाँ बोलिए बोलिए, सरवर साहब आ रहा हूं। मैडम ने बहुत अच्छी बात, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, जिस 30 सेकंड और बताइए कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म में, वो क्यों थी? ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य, एक एक करके रिलैक्स, शांति से। मैं कोई आपको मैं समझने की चीज, क्योंकि ऐश्वर्या जी जो है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, समझा जाए, मैं आराम से पूछ रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ जनाब, बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में जी, क्या वो अब बाकी रहेगी, नहीं रहेगी? कैसे उसको आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या,
आप और हम अलग अलग हैं। हम लोग आप और हम अलग अलग हैं। देखिए ये देखिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं, हम लोग देखिए चलिए आप बताइए जातियों की, देखिए जातियों की वजह से जो कृतियां हैं, जो दिक्कत सदियों से लोग झेल रहे हैं, क्या उसको आप नकार सकते हैं? हम नकार सकते हैं? नहीं, कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल नहीं। दैट्स अ रियलिटी। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, प्रेम शुक्ला जी को भी रखी, और मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। जी। सरवर जी, बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि बटो मत, एक साथ रहो। वो तो है ही नहीं मुसलमान भाइयों बहनों पे, क्यों समाजवादी पार्टी जानबूझ के उसको, आप समझिए कांग्रेस क्या कर रही है, सरवर साहब समझिए आरजेडी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हो, बटो मत, एक साथ रहो, एकता में बल है। वो तो भाटी जी को सूट करता है, इसलिए वो बोलेंगे सरवर साहब देखो आपके लिए कह दिया, बांटोगे तो कटोगे। आदिल में बोलेंगे देखो मुसलमानों के लिए कह दिया, उनके लिए तो का ही नहीं है, वो तो जातीय जनगणना के लिए कहा है। सरवर साहब समझिए तो। ईश्वरीय जी, किसी को भी संयुक्त रहने के लिए चाहे वो परिवार हो या देश हो, अगर एक साथ रखना है तो सबके अधिकार आपको देने पड़ेंगे। यदि आप भेदभाव करेंगे अपने बच्चों में भी तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, आपके रोकने से रुकेगा नहीं। एक लिस्ट है हमारे पास, और ये नवभारत टाइम्स 1990-94 में प्रकाशित मंडल आयोग की रिपोर्ट, मैं स्क्रीन पे हल्का सा दिखा रहा हूं आपको। ये 1994 में प्रकाशित मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक लिस्ट है नवभारत टाइम्स का, और इसमें लिस्ट में ये बताया कि आबादी जिनकी 7.5% है, उनके पास शिक्षा जो है 2% है, नौकरी 1% है, व्यापार 1% है और भूमि 0.5% है। जिनकी आबादी 15% है, उनके पास शिक्षा 6% है, नौकरी 4% है, व्यापार 1% है, भूमि 0.5% है। जिनकी आबादी 52% है, उनके पास शिक्षा 12% है, नौकरी 7% है, व्यापार 8% है और भूमि 4% है। और जिनकी आबादी 3.5% है, उनके वो राजनीति में 41% है, शिक्षा में 50% है, नौकरी में 62% है, व्यापार में 10% है और भूमि 5% उनके पास है। जिनकी आबादी 5.5% है, उनकी राजनीति में 15% भागीदारी, शिक्षा में 16%, नौकरी में 12%, व्यापार में 27% और भूमि 80% उनके पास है। योगी आदित्यनाथ जी जिस जाति के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जल, जंगल, जमीन, व्यापार, राजनीति, नौकरी अगर सब में